नमस्कार। ये है कहानियों का संसार किस्सा कहानी। किस्सा कहानी में मैं हूँ भारती कुमारी। आज आप सबके लिए मैं लेकर आई हूँ राजस्थानी साहित्यकार विजयदान देथा की लिखी हुई कहानी केचुली। ये कहानी मूलतः राजस्थानी भाषा में ही लिखी गई है और मैं उसका हिंदी अनुवाद अभी आप लोगों को सुनाऊंगी। कहानी है केचुली। सड़ता पानी पड़तल नीर बहे सो निर्मल, अपनी अपनी नजर और अपना अपना नजरिया की दया का दरिया देव पुरुष दोस्त दुश्मन को समान सुमति बख्शे कि किसी एक ठिकाने में गुजरों की एक खाती पीती गवाड़ी थी। रेड़ी नस्ल की गायें, भवातरे की भैंसें, पानी से भी ज्यादा दूध दही की अफरात, घी के घड़े भरे हुए, बस्ती वालों को मनचाही छाछ की छूट, भरपूर नौजवान गुजर, ईसर की तरह तराशी हुई गोरी व मजबूत कदकाठी, टूल का बड़े छोगे वाला साफा, लाल किनारी वाली रेजी की धोती, मगजीदार अंगरखी, दोहरे पुट्ठे, गले में कंठी, तांती और देवजी का फूल, खालिस सोने की सांकलियां, हाथों में चांदी के नाहरमुखी कड़े, पैरों में कसीदे की सुरंगी जूतियां, साफे तक लंबी लाठी, तांबे के तारों से गुथी हुई, दोनों ओर चांदी के बंध। उपयुक्त समय पर गुजर का गौना हुआ और गौने के साथ ही समूचे ठिकाने में ये बात हवा के साथ फैल गई कि ऐसी खूबसूरत गुजरी ना तो देखी ना ही सुनी। साक्षात ईसर गणगौर की जोड़ी, मानो विधाता ने एक दूसरे की खातिर ही इतनी कारीगरी की हो। दूध दही और मक्खन के ढांचे में ढली पुष्ट देह, झागों चढ़ा यौवन अंग अंग से मानो मजीज चू रही हो। जिसने भी चेहरा देखा एक बार तो स्तब्ध रह गया कि 3.5 हाथ की देह में ऐसा रूप समाया तो समाया कैसे। मानो तमाम कुदरत की बेजोड़ सुंदरता ने लाछी गुजरी की देह में शरण ली हो। ऐसा बेजोड़ रूप, जैसा बेजोड़ रूप वैसा ही नाम, लाछी। नाम लेते ही मुंह भर जाता, हृदय में प्रतिध्वनि गूंजती, अमृत घुल जाता। बाड़े बाड़े खेत खलिहान और गली गली गूंजती लाछी गुजरी के रूप की चर्चा ठाकुर के कानों तक पहुंची। सुनते ही रोम रोम में फूल खिल उठे। भोजा कनवारिया ठाकुर का मर्जीदान कारिंदा था। मूंछ का बाल, उसे बुलवाकर ठाकुर ने पूछा, भोजा तूने भी कुछ नई बात सुनी रे? भोजा कनवारिया बहुत चतुर था, आकाश के तारे तोड़ लाए जैसा। सुनने से पहले ही सारी बात समझ लेता था। सुरमई झाई देता सांवला रंग, सफेद झक बत्ती सी, इंसान जैसा इंसान, ना ज्यादा सुंदर और ना एकदम से बदसूरत, पर अक्ल का सिरमौर था। आगे पूछताछ किए बगैर ही बोला, फकत कानों से सुनने से कुछ पता नहीं चलता अंजाता, मैंने तो अपनी नजरों से देखा है। ठाकुर काफी आश्वस्त हुआ। भोजा की नजर से कभी गलती नहीं हो सकती। ठाकुर ने आतुरता से पूछा, फिर जो बात सुनी वो बिल्कुल सही है क्या? भोजा बोला, नहीं अन्नदाता, सरासर झूठ। ठाकुर ने चौंक कर पूछा, झूठ? भोजा बोला, हाँ अन्नदाता, झूठ। चाहे कितनी ही बकवास क्यों ना करें, ऐसे रूप का ये बेचारी जवान बखान ही नहीं कर सकती। मुंह की जीभ हिल जाए तो वो रूप ही क्या, लाछी तो लाछी ही है अन्नदाता। ये तो फकत उसके जिस्म का करिश्मा है जो ऐसे रूप को झेल रहा है। दहकते अंगारे गमछे में बंधे रह सके तो ऐसा रूप किसी के शरीर में टिक सके। ठाकुर हक्का बक्का होकर चुपचाप सुनता रहा। भोजा आगे कहने लगा, लाछी सर पर घड़ा रखे सहेलियों के साथ रिमझिम करती तालाब से आ रही थी। गोया कंडों के बीच चांद चमक रहा हो। एक बार तो आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ, पर आखिर असलियत पर तो विश्वास करना ही पड़ता है ना अन्नदाता। लाछी की मोहिनी सूरत देखने पर होश हुआ कि आप इतने बरस औरतों के भुलावे में बेकार हाथ पैर मारते रहे और मेरी चाकरी भी फिजूल गई। ठाकुर धीरे से बोला, तो अब क्या करना है भोजा? भोजा बीच में ही उतावला होकर कहने लगा, मुझे कहने की कतई जरूरत नहीं है।
लेकिन मैं तो देखते ही ताड़ गया कि ये बानगी दूसरी है। ये शेरनी आसानी से काबू में नहीं आएगी। लेकिन यमराज से बड़ा योद्धा कौन? जिस दिन लाछी गुजरी हुजूर की सेज पर चढ़े, उस दिन मेरी कनवार सार्थक होगी। कहने को तो भोजा ये बात कह गया, पर कहते ही पहली दफा उसके कलीजे में ये बात रड़की। उस अनजानी रड़क की उसे बिल्कुल खबर नहीं थी। ठाकुर ने उसे टोकते हुए कहा, अब बस कर, तूने तो ऐसी आग भड़काई है कि अब किसी दूसरे काम में मेरा मन ही नहीं लगता। अब तेरी आंखों उजियारा है। ठाकुर को भोजा पर अडिग विश्वास था। ऐसे भरोसे के काम में वो बेहद निपुण भी था। और उधर गुजरी की क्या औकात कि ठाकुर की खातिर इनकार करे। इनकार करने में सार ही क्या है? गुजर तो केवल घर का मालिक है, पर ठाकुर समूचे गांव का मालिक है। कैसी ही खूबसूरत क्यों ना हो, है तो जात की गुजरी ही, ठाकुर की रियाया ही तो है। हुजूर की स्टेज पर पहुंचना तो फख्र की बात है। भोजा कनवारिया एकल छड़ा और कुंवारा था। सर पर ठाकुर के लंबे हाथ थे। सेजों की चाकरी करने में खुरचन या जूठन जो भी हाथ लगती उसी से संतोष कर लेता था। ठिकाने में उसके डाले ही नमक पड़ता था। इस खातिर हरेक उसे खुश करने की कोशिश करता था। समझदार लोग तो अलग से ही उसकी हाजिरी बजा देते थे। मतलब से बड़ी दूसरी कोई मर्यादा नहीं होती। गौने के उपरांत गुजर के घर भोजा का आना जाना दिन ब दिन बढ़ने लगा। और यूं गुजर से पहले ही काफी मेल मुलाकात थी। शुरू शुरू में तो वो लाची की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखता था। ऐसा रूप तो बिन देखे ही साफ दिखता है। पनिहारियों की टोली में भोजा की 5-7 एक चहेतियां थी। भोजा उन्हें पट्टी पढ़ाकर लाची के मन की टोह लेना चाहता था, पर काफी दिनों तक उसके मन की परतें उससे अनजानी ही रही। कोई कहती कि वो तो नितांत भोली है, कोई कहती कि बेहद होशियार है, कोई कहती कि रूप के माफिक उसमें अक्ल नहीं है। ना तो किसी बात में समझती है, ना इशारे में। अपने पति के सिवाय उसे कोई दूसरा मर्द नजर ही नहीं आता। अपने घड़े के पानी के सिवाय वो तो दूसरी ठोर्स के पानी से कुल्ला भी नहीं करना चाहती। ऐसी उल्टी खोपड़ी के औरतों से कौन मगजमारी करे? तब भोजा कहता कि उन्हें मगजमारी तो करनी ही पड़ेगी। कोई मुंह लगी चहेती मुस्कुराकर कहती, पहले तुम्हारा मतलब निकलता हो तो कुछ माता पच्ची भी करे। भोजा भी लंबी चौड़ी उधार नहीं रखता था। मुस्कुराते हुए बोला, भैरू जी के भोग चढ़े बिना प्रसाद कहां? फिर तो दोनों के होठों पर फकत मुस्कुराहट ही मुस्कुराहट। मुस्कुराहट से बड़ा कोई सवाल नहीं, मुस्कुराहट से बड़ा कोई जवाब नहीं। उसके बाद भोजा की चहेतियों ने लाची को बरगलाने की काफी अटकलें की, लेकिन अबूझ गुजरी तो कोई दूसरी बात समझना ही नहीं चाहती थी। वो तो दूधों में पली और झागों के बीच बड़ी हुई थी, सो उसे सफेद सफेद सब दूध ही नजर आता था। भैंसियों का दूध भी जब काला नहीं होता इंसान की हंसी और उसका मन काला क्यों कर हो सकता है? ठाकुर को उकसाने के अलावा भोजा का भी कोई वश नहीं चला। चहेतियां भी कोशिश कर करके थक गईं, लेकिन लाची किसी की बातों में नहीं आई। हंडिया का दही हंडिया में और बिलौने का छाछ बिलौने में। गाय भैंसे देखने के बहाने ठाकुर कई बार गुजर के घर आया। दिल ही दिल में सारी बातें समझते हुए भी लाची एकदम चुप ही रहती। ठाकुर के मंसूबे कितने दिन तक छुपे रहते? वो अंदर ही अंदर खींचने लगा। जले हुए दूध की गंध घी बनने पर भी नहीं छूटती, पर ठाकुर के मैले मन की बात उसे कैसे नहीं आती। एक बार गायों की तारीफ करते करते ठाकुर ने लाची के पास आकर पूछा, ये गाय कितनी मर्तबा ब्याई हुई है? लाची के एक हाथ में चरी और दूसरे हाथ में रस्सी थी। धीरे से बोले, मुझे पूरा ध्यान ना है। भोजा पास ही खड़ा था। मौका देखकर तुरंत बात को समेटते हुए बोला, मने लगता है तुझे तो अच्छी तरह अपना भी ध्यान ना है। अपना ही क्या, किसी का भी कुछ ध्यान ना है तने। एक दफा पलकें उठाकर लाची ने भोजा की तरफ देखा और फिर बैठकर दूध दुहने लगी।
वो दोनों शर्मिंदा होकर परस्पर बातचीत के बहाने वहां से रवाना हो गए। ये कोई औरत है या आफत? गांव के मालिक की मान मर्यादा में भी नहीं समझती, सब कुछ जानते हुए भी अनजान बन रही है। लाची ने किसी भी की कोई खास परवाह नहीं की। अपने अपने लक्षण व अपना अपना स्वभाव, पांचों उंगलियां भी बराबर नहीं होती। पति को बात कहते कहते रह गई, जो कोयले खाएगा उसी का काला मुंह होगा। लेकिन पीछा करने वाले हजरत आसानी से पीछा नहीं छोड़ते। एक बार लाची गौर में खड़ी थी। एक गाय ऋतु में आई थी तो वो निशंक सरल भाव से त्वई त्वई करके सांड को पुकारने लगी। पुकार सुनते ही सांड ने सजग होकर गर्दन घुमाई, उन्मत्त गाय की तरफ जोश में आकर भागा। ठाकुर और कनवारिया शायद ऐसे ही मौके की तलाश में थे। लाची तो अपने हाल में मगन त्वई त्वई कर रही थी। सांड को निरंतर उकसाते उसने पीछे मुड़कर देखा। ठाकुर और कनवारिया दोनों पास खड़े बेशर्मी से मुस्कुरा रहे थे। पहले तो लाची कुछ चौंकी, लेकिन दूसरे ही पल होश संभाल कर उसकी उसी तरह पीठ घुमाकर सांड को उकसाने में मशगूल हो गई। कुदरत की इस पवित्र लीला में कैसी शर्म, कैसी लज्जा। तब बेशर्म आदमियों के सामने वो क्यों लजाए। संयोग का ऐसा बढ़िया मौका बार बार नहीं मिलता। इस बार चूक गए तो चूक गए। ठाकुर के मुंह लगे कनवारिया की कैसी लगाम। निशंक बोला, ए लाची, तुझे इस सांड की इतनी फिक्र है, लेकिन ठाकुर साहब की तू परवाह ना करती। कितने दिन हो गए उसके तड़पते हुए। लाची ने एक एक शब्द साफ साफ सुना। पिछली सारी बातें एक ज्वाला की भांति उसके आंखों के सामने झलकी। क्रोध में खौलते हुए पीछे देखा। एक बेशर्म घिनौनी हंसी ठाकुर के होठों पर चिपकी हुई थी। उस हंसी का मर्म उसे भोजा के बोलों से भी अधिक गलीज लगा। इंसान के होठों पर ऐसी मैली हंसी का परस, उसे रोम रोम में अंगारों सी जलन महसूस हुई। रियाया और मालिक का ख्याल भूलकर वो तेजी से ठाकुर की तरफ झपटी। हाथ उठाकर कोहनी का वो भरपूर वार किया कि गांव के मालिक को मूर्छा आ गई। वो जहां खड़ा था वहीं चक्कर खाकर नीचे गिर पड़ा। अक्ल के उजागर कनवारिये की अक्ल ने भी वक्त पर साथ नहीं दिया, तो वो नीचे बैठकर अन्नदाता की छाती मसलने लगा और लाची बड़ी मुश्किल से छलकती हंसी दबाकर त्वई त्वई करती सांड की तरफ बढ़ चली। आखिर मसलने दबाने से ठाकुर की मूर्छा दूर हुई। आंखें झपकाते हुए उसने पूछा, भोजा, ये कहां हुआ रे? भोजा पसलियों को सहलाते हुए बोला, अन्नदाता, बज्जात औरतों से साबका पड़ने पर ऐसा ही होवे। आप समझना कि कोनो बुरा सपना देखा। आप कुछ दिन धीरज रखो, फिर ये राह पे आ जावेगी। मैं औरतों की नबज अच्छे से पहचानता हूं। ठाकुर धीरे से बोला, पर यहां तो भूल कर गया। भोजा ने अकर कर कहा, अन्नदाता, भूल मैंने ना की है, लाची ने की है। वो इस ठिकाने के तौर तरीके से वाकिफ ना है अभी। ठाकुर को सांस लेने में कुछ कठिनाई हुई तो अटकते हुए कहने लगे, तू कहे तो डांट के नाक कान कटवा कर बत्ती सी तुड़वा दूं? भोजा हाथ जोड़कर बोला, जैसी हुजूर की इच्छा, पर अन्नदाता, इस तरह से बूची करने पर तो इसका हुलिया ही बिगड़ जाएगा। ठाकुर गुस्से से बोला, लेकिन आज इसके हाथों मेरी इज्जत धूल में मिल गई सो कुछ नहीं। भोजा बोला, किसने देखा अन्नदाता? ठाकुर के कलेजे को दबाते भोजा आगे कहने लगा, आप जानते हैं, मैं जानता हूं, या ये लाची जानती है। ये ढोर ढांगर तो इंसान की इज्जत आबरू में कुछ समझते ही नहीं। आप फरमाए तो मैं लाची को मना कर दूं कि वो किसी के सामने इस बात का जिक्र ना करे। अगर भूल से भी जिक्र किया तो उसकी बुरी गत बनेगी। ठाकुर कुछ सोचते हुए बोला, लेकिन वो माने तब ना। भोजा ने चतुराई से कहा, वो तो क्या, उसकी छाया को भी मानना पड़ेगा। उसके बाद ठाकुर कपड़ों की धूल झाड़ता उठ खड़ा हुआ। उस वक्त वो भोजा को धूल झाड़ने का हुक्म भी नहीं दे सका। भोजा धीरे धीरे लाची के पास जाकर कहने लगा, गलती तो तूने आज बहुत बड़ी की है।
पर फिर भी अन्नदाता का बड़प्पन है कि तुझे माफी बख्श दे। हम भी किसी से चर्चा नहीं करेंगे, तू भी मत करना किसी से इस बात की चर्चा। इस बार लाची अपनी उफनती हंसी को रोक ना सकी, ठहाका लगाकर जोर से हंसने लगी। सो कुछ देर तक हंसती ही रही। भोजा की अक्ल यहां फिर चक्कर खा गई। वो अपना समूह लेकर वहां से चलता बना। ठाकुर ने भी आगे पूछताछ नहीं की। रुकने के बाद भी लाची की हंसी काफी देर तक उसके कानों में गूंजती रही। गाय के शांत होने के बाद गुजर वहां आया। लाची उत्साह से उसकी तरफ भागी। चूड़े बंगड़ियों की खनखनाहट, लंबी लिटपती लूंबों की सरसराहट, घूमर लेते घाघरे की फरफराहट और गुजरी की होठों पर अचरज उत्साह, वो जोश मिली मुस्कुराहट। पति की लाठी हाथ में लेकर उस पर हाथ फेरते हुए बोली, गुड़ खोपड़े खिलाओ तो एक बधाई की बात सुनाओ। गौना हुए कल महीना पूरा हुआ होगा। आशा ठहरने की बात तो उसने पहले ही बता दी थी। फिर ऐसी क्या बधाई हो सकती है? लेकिन उस वक्त भी वो इतनी खुश तो नहीं थी। नई बहू थोड़ी बहुत शर्म तो करती ही है। शायद इसी खातिर दूसरी बार फिर वही बधाई सुनाना चाहती हो। औरतों के लिए इससे बढ़कर खुशी की बात और क्या हो सकती है? यही सोचते हुए गुजर उसके गालों पर हाथ फेरते हुए बोला, उत्साह के लहर में तू भूल गई है कि बधाई तू पहले भी सुना चुकी है। लाची ने लंबी गर्दन को हिलाते हुए कहा, ये बात दूसरी है। तुम गुड़ खोपड़े की हाँ भरो तो मैं बताऊं। गुजर भी असमंजस में पड़ गया। फिर भी मुस्कुराते हुए बोला, गुड़ खोपड़े का क्या है, पसंद हो तो रोजाना खाया कर। लाची ने हंसते हुए कहा, बात पसंद की ना है, बधाई की है। फिर लाची ने शुरू से लेकर ठाकुर के बेहोश होने तक की सारी घटना विस्तार से कह सुनाई और पति हतप्रभ सा चुपचाप सारी बात सुनता रहा। लेकिन कोहनी की मार और माफी बख्शाने के बाद जोर से हंसने की बात उसके गले नहीं उतरी। चेहरे का रंग उड़ गया। सख्ते में आकर दबी जबान से कहने लगा, ये तो बहुत बुरा हुआ। मालिक की मान मर्यादा का कुछ तो ख्याल रखना था। पति के मुंह से ये अचीते बोल सुनकर आनंद और उत्साह घुली मुस्कुराहट लुप्त हो गई। गोया कोई अदीठ बाज एक ही झपट्टे में उसकी हंसी छीन कर उड़ गया हो। अचानक उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। संज्ञाहीन सी वो बोली, मान मर्यादा? इसमें मान मर्यादा की क्या बात है? उस वक्त तो गुस्सा ऐसा आया कि हरामी की गर्दन तोड़ दूं। पत्नी की ये बात सुनकर पति को भी कम गुस्सा नहीं आया। उसने होठों पर हथेली रखते हुए कहा, बकवास बंद कर, ऐसे बोल निकालते हुए तुझे शर्म ना आई? अन्नदाता का तो स्वभाव ही ऐसा है, चलते ही छोटी मोटी चुहल कर लेते हैं। लाची ने गुस्से से झटक कर हाथ छुड़ाया और बोली, तुम्हें ये छोटी मोटी चुहल नजर आती है? लेकिन ये कहते हुए उसकी आंखें छलछला आई। आगे उसने एक शब्द भी नहीं कहा। इसके बाद पति उसे संजीदगी से समझाने लगा कि यो पागलपन करने से काम नहीं चलता। अन्नदाता तो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, उनके ऊपर रियाया का जोर नहीं चलता। समुद्र में रहकर मगर से बैर निभ सकता हो तो गांव की रियाया का ठाकुर से बैर निभ सकता है। अक्ल और समझ के बल पर दिन तोड़े सो अपने हैं। यो इस घर पर मालिक की काफी मेहर है। भोजा से उसकी अच्छी मेल मुलाकात है। कोरे मोरे रूप से क्या होता है, गुण रसूकात और अक्ल बड़ी बात है। पति समझाता रहा और लाची हिचक हिचक कर रोती रही। वो इस जवामर्द खाविंद से क्या उम्मीद रखती थी और क्या सामने आया? और फिर ये हाथ वाली लाठी किस दिन के लिए लेकर घूमता है? ये बेचारे जानवरों को मारकर अपने हाथों की ऐंठन भले ही निकालो, वो तो बोलकर कभी अपनी पीड़ा नहीं दर्शाएंगे। अपने से निर्बल के लिए लाठी की जरूरत ही क्या है? बराबरी वाले अथवा अपर बलि से भिड़ने में ही हथियार का महत्व है। पशु पक्षियों का स्वभाव तो बिल्कुल सीधा और सरल, जैसे दिखते हैं वैसे ही चलते हैं। पर इंसान के चाल चलन में बहुत उलझाव है। सोचते कुछ है, कहते कुछ है और करते कुछ है। जैसा दिखता है उससे निपट उल्टा और टेढ़ा।
घर परिवार, जात पात और संस्कारों के बंधन उसका कुछ भी वश नहीं चलने देते। लाची ने वापस कुछ जवाब नहीं दिया। पति ने सोचा कि रोने के बहाने पछतावा कर रही है, अभी बचपना है, ठोकरे खाने पर आप ही समझ आ जाएगी। गृहस्थी चलाना बेहद टेढ़ा और कठिन काम है। फिर लाची को पुचकारते हुए बोले, इतनी बकवास करने पर कुछ तो अकल आई होगी। गुमसुम लाची ने थोड़ा सर उठाकर पति की तरफ देखा। लाची को ऐसी नजर की तो सपने में भी उम्मीद नहीं थी। आंखें पोंछकर जबरदस्ती मुस्कुराने की चेष्टा की। पति ने वो ही सवाल पूछा, कुछ अकल आई कि ना? अब तो गवारी के भाग्य के साथ ही लाची का भाग्य है, उससे अलग वो कहां जाए। बोली, अकल तो देर सवेर आनी ही थी। गुजर को अपनी समझ पर काफी गुरूर हुआ। पत्नी की ठुड्डी उठाकर थोड़ी देर तक उसकी सूरत निहारता रहा। फिर गर्व से कहने लगा, ये रूप देखकर तो पत्थर का दिल भी मचल जावे। फिर हुजूर कैसे अंकुश रखते? अगर तू इतनी खूबसूरत ना होती तो कुछ झंझट ही ना होता। लाची ने तो नक्कर कहा, खूबसूरत होना और ना होना किसी के वश में नहीं है, लेकिन गम खाकर सब्र करना तो वश में है। गुजर ने समझाते हुए कहा। इन बोलों के साथ ही मानो किसी ने लाची के कलेजे में हाथ डाला हो। पति को चिढ़ाने की खातिर कहा, तुम्हारी हिम्मत ना हो तो अपना चेहरा जला डालूं। आगे कुछ और भी कहने वाली थी कि पति को तैश आ गया। वो बोला, खूबसूरती का अधिक गुरूर अच्छा ना है। सोने का खंजर खुद को तो नहीं घोपा जाता। चूल्हा फूंकने और गोबर थापने की खातिर इस गवाड़ी में तुझ जैसी 17-20 औरतें ला सकता हूं, लेकिन अन्नदाता का आसरा छोड़कर कहां जाऊं। लाची को लगा कि अब बहस की हद आ गई है, कहने सुनने में कुछ सार नहीं है। मस्करी करते हुए बोली, हाँ ये बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है, लेकिन मुझ जैसा रूप भी दूसरा ना मिलेगा। पति झुंझलाकर कहने लगा, उससे क्या होता है, कोरे मोरे रूप से गवाड़ी की गाड़ी नहीं चलती, पूरी होशियारी से काम करना सारना है। भला अब लाची क्यों चूकती? ताना देते हुए बोली, तुम्हारी इजाजत हो तो दिन दहाड़े ठाकुर के साथ सो जाऊं। मानो आग में घास का गट्ठर डाल दिया हो। गुस्से में दांत पीसते हुए गुजर बोला, चांडाल, मैंने साथ सोने को कब कहा? जब तेरी इच्छा होगी तो किसी के रोके भी नहीं रुकेगी। काफी देर से जवान चला रही है, खोपड़ी खुजा रही हो तो बोल, अभी ठीक कर दूं। बात से बात बढ़ती है और बात से बात दबती है, फिर लाची क्यों कसर रखती। वो बोली, मेरी खाज ठीक करने में कोई मर्दानगी ना है, लेकिन मुझे कुछ दूसरा ही गुमान था, पर जल्दी ही वह मिट गया। अब तुमसे कभी किसी की भी शिकायत नहीं करूंगी। एक ही घड़ी में 1000 वर्षों की समझ एक साथ आ गई। गुजर किसी भूली हुई बात को याद करते हुए बोला, तुझे किस काम से भेजा और तू किस लफड़े में उलझ गई? बातों बातों में पूछना भूल ही गया कि काबरी गाय हरी हुई या नहीं। यही है गवाड़ी का सर्वप्रथम धर्म, और यही बाड़े का झीना मर्म। पास ही झाड़ू पड़ा था, हाथ में लेकर बुहारते हुई लाची बोली, हाँ हो गई। पीहर के पेड़ पौधे, घर वालों का दुलार और सहेलियों का साथ छोड़कर इस पराई जगह आई। दिल में कितना उत्साह और हर्ष था, लेकिन एक ही झोंके में राम जाने कैसा झटका लगा कि अंतस के तमाम फूल मुरझा गए। नई कोपलें अंदर ही अंदर जल गईं, लेकिन सुंदर देह तो वैसी ही तंदुरुस्त थी, उसे तो कोई लकवा नहीं हुआ था। फिर तो वो ही गौर, वो ही गवाड़ी और वो ही माथा पच्ची, दूना, पनघट, चूल्हा, झाड़ बुहार, चारा और गोबर, वो ही दूध और वो ही जीवन, वो ही बासन और वो ही दही, वो ही बिलौने, वो ही माखन, वही सेज और वही रलियां, वे ही गलियारे और वे ही गलियां। लेकिन मन बिल्कुल बुझ गया था। अंगरलियों का आनंद बिल्कुल कसेला हो गया था। इस गवाड़ी में रहकर आनंद लेने का कोई तमाशा नहीं।
यदि ऐसे वक्त में भी उसका पति हिफाजत नहीं कर सकता तो उसका हाथ थाम कर पीछे क्यों आई? फिर लड़ाई, क्रोध, बदला और ये सवारी भी मजबूत लाठी किस दिन के लिए है? ठाकुर है तो अपनी जगह है। राम जाने सेजों का महसूल लोग कैसे बर्दाश्त कर लेते हैं। ऐसे बुजदिल भरतार किस काम के? फकत रोटी और कपड़ों के बदले तो ये गुलामी मंजूर नहीं की थी। ऐसी घिनौनी गुजर बसर की खातिर तो दूसरे 1000 रास्ते हैं। फिर गाजो बाजों के साथ इसका इतना उत्सव क्यों? दही बिलोती लाची के दिमाग में भी इसी तरह कोई अधीठ मथानी धमक रही थी और झड़र मरर की आवाज कर रही थी। मक्खन की तरह राम जाने कैसा लौंदा बनेगा। लाची का दिल पूरी तरह से खट्टा हो गया था। उसे कहीं भी कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसकी खातिर अब ना तो चांद में उजास रहा ना सूरज और तारों में। सूरज उगे तो उसकी मर्जी और ना उगे तो उसकी मर्जी। लाची को उससे कोई मतलब नहीं था। गौने के 1 महीने बाद ही लाची के लिए कुदरत का सारा नजारा बदल गया। लोक दिखावे के लिए उसे मुस्कुराना भी पड़ता था, हंसना भी पड़ता था, लेकिन पहले वाली दूध या आब उसके होंठों पर नहीं थिरकी। वो ना चाहते हुए भी पति के साथ थी और उधर कोहनी के मार के बाद ठाकुर को भी चैन नहीं था। अक्सर झुंझलाकर मर्जीदान कनवारिये से कहता, रे भोजा, तेरी अकल भी जंग खा गई क्या? अभी तक कोई तदबीर ना जमी? भोला आजीजी से हाथ जोड़कर कहता, अन्नदाता, मैंने तो पहले ही अर्ज की थी, यह बानगी न्यारी है। दूसरी औरतों की तरह इसकी सीधी समझ ना है। अगर बेर और निम्बोलियों की तरह गगन के तारे सुलभ होते तो इन्हें कौन छोड़ता भला? ऐसी वस्तुएं तो बड़ी मुश्किल से हाथ लगती हैं अन्नदाता, लेकिन हाथ लगने के बाद उस आनंद की ना तो सीमा है ना कोई अंत। उस सुख के बदले स्वर्ग का राज भी निछावर हो तो कम है। आप धीरज रखो, आपने वश रहते मैं कुछ भी कसर ना रखूंगा। ठाकुर एक गहरी आह भरकर बोला, ये तो मुझ पे पूरा भरोसा है रे तुम पे, ये तो मुझे तुम पे पूरा भरोसा है रे भोजा। लेकिन गौर वाली उस मूर्छा के बाद भोजा उतना भरोसे लायक कनवारिया नहीं रहा। धीरे धीरे खुद ब खुद उसका दिल फिरने लगा। क्या गांव के स्वामी की इतनी ही बिसात कि कोहनी के वार से ही मूर्छा आ गई और मूर्छा टूटने के बाद भी किसी का बाल बांका नहीं हुआ? जो डरता है उसे ठाकुर और देवता अधिक डराते हैं, डराने वालों से उल्टे डरते हैं। इस नई बात की रोशनी से भोजा के मन की रंगत बदल गई और हौले हौले सेजों की इस आढ़त से उसे नफरत होने लगी। कोई 100 हाथियों का पेट तो उसे भरना है नहीं। एकल छड़े व्यक्ति को ऐसा घिनौना काम शोभा नहीं देता। और लाची के जैसी अप्सरा सुंदर गुजरी के लिए तो ये आढ़त बिल्कुल ही रास नहीं आती। यदि ये कमनीय देह उसके हाथ लग जाए तो ऐसे 100 ठिकाने उसके मुंह दिखाई में जाते हैं। और यदि ये मखनिया सिंगार उसके गले में बाहें डालकर झूमे तो बादशाहत भी उसके सुख के आगे 7 बार पानी भरे। फिर ऐसे रूप की दलाली तो उसे मरने के बाद भी जलील करेगी। संयोग की बात कि भोजा को एक बार ऐसा ही अचीता अवसर लगा। भोजा धनुष्टंकार के डाम का उस्ताद था। गुजर की एक भैंस धनकिए की बीमारी से ऐंठने लगी तो घबराया हुआ गुजर उसे हाथों हाथ बुला लाया। गुजर को तो बिरादरी की पंचायत में जाने की उतावली थी, इसलिए लाची को अच्छी तरह समझाकर वो फौरन सफर के लिए चल पड़ा। यहाँ मैं रोककर श्रोताओं को बताना चाहूंगी कि ये भैंस की एक बीमारी की चर्चा है यहाँ पर, जिसका उस बीमारी का नाम दिया है धनकिए यानी धनुष्टंकार, और उसको ठीक करने की उस्तादी थी भोजा के पास। मतलब भोजा के उस गांव में सिर्फ भोजा के पास ही उसका इलाज था। बाड़े में खड़ा भोजा छटपटाती व ऐंठती भैंस को सहला रहा था कि लाची एक ठींगले में जगमगाते उपले लेकर आई। उपलों के बीच तपा हुआ हंसिया लाल सुर्ख हो रहा था। भोजा ने झट हंसिये की मूठ पकड़कर भैंस के पुट्ठे पर डाम जड़ दिया। जल्दी से हल्का सा धुआं उठा।
भैंस ने तड़प तड़प कर जल्दी से लातें फेंकी, फिर थोड़ी देर में आप ही उठ खड़ी हुई, मानो कोई अचूक जादू हुआ हो। पैर के अंगूठे से धूल कुरेदती लाची बोली, समय पर डाम लग गया तो भैंस की जान बच गई, वरना तड़प तड़प कर मरती। ये सुनने के बाद भोजा कब चूकने वाला था। उसने तुरंत कहा, इस भैंस की तरह ही मेरी जान भी तेरे हाथ में है लाची, इच्छा हो तो मार, इच्छा हो तो तार। लाची के कानों को एक बार भी यकीन ही नहीं हुआ कि गौर वाले उस हादसे के बावजूद किसी के मुंह से ऐसे बोल निकल सकते हैं। जब उसने गांव के स्वामी को ही नहीं बख्शा, तब एक नाचीज कनवारी की क्या बिसात। ठाकुर को तो फकत मूर्छा ही आई थी, उससे आधा झटका लगने पर इसका तो कचूमर निकल जाएगा। ये बात अच्छी तरह जानते हुए भी उसके हौसले ने किसी प्रकार का अंकुश नहीं माना। लाची ने आंख वाक होकर भोजा की तरफ देखा, मुस्कुराहट को दबाते हुए बोली, उस दिन की बात भूल गए। भोजा बोला, भूला ना हूं, तभी तो मेरी हिम्मत हुई, तुम्हारे हाथों मर जाऊं तो निजात पाऊं। सूरज के उजास में अभागों का भी हिस्सा होता है, तब तुम्हारे रूप में क्या मेरी इतनी भी शिरकत ना है। लाची नीची नजर किए वापस धूल कुरेदने लगी। अगर पति की ताकत का पैंदा नहीं उघड़ता तो आज ये बोल सुनने पर वो भोजा की आंतें निकाल देती, लेकिन पति की सीख सुनने के बाद लाची का वो स्वरूप ही बदल गया था। इंसान के अंदर कई गिरगिट छुपे रहते हैं, क्या पता कब रंग बदले, उसे खुद भी नहीं पता चलता। उसके अंतस में कई बातों का बवंडर उठने लगा। हो सकता है ठाकुर वाली बात सुनकर पति को ताव ना आया हो, पर शायद आंखों से रूबरू देखकर उसका जमीर करवट बदले। पति की अंतिम परख या असली पहचान के बहाने उसकी अच्छी तरह आजमाइश तो कर ले। गुजर परसों वापस आएगा। लाची पीठ घुमाकर बोली, ऐसा कर भोजा, तरसों दिन ढलने पर बाड़े में आ जाना। लाची की बात सुनकर भोजा चमक गया, लेकिन उसमें इतनी सब्र कहां थी। आज तो उसकी हथेली पर चांद उगा था। वो आतुरता से बोला, सांप के कांटे को इतवार कब आए, आज का है ना। ऐसे मुहूर्त तो पंचांग देखने पर भी ना मिलेगा। लाची इठलाते हुए बोली, लेकिन मेरे पंचांग में 3 दिन तक कोनो मुहूर्त ना है। यह बात कहकर लाची तुरंत वहां से चल पड़ी। भोजा भी पीछे का पीछे लपका, कहने लगा, ए लाची, मेरे धनकिया का दाम तेरे हाथ है, अगर आज वक्त पर दाम ना लगा तो मेरे प्राण हरगिज ना बचेंगे। लाची पीठ घुमाकर बोली, आज नहीं, तरसों शाम को बाड़े में। भोजा आगे कुछ कहने वाला था कि लाची की सास आती दिखाई दी। मजबूरन सब्र करना पड़ा। सास के करीब आते ही बोला, माँ जी, दाम देते ही भैंस तो एकदम ठीक हो गई। माँ जी के दिल को तसल्ली हुई, मुस्कुराकर बोली, तुम्हारे हाथ का तो पूरा भरोसा था भोजा, मुंह तो मीठा करके जाओ। गढ़ की राह तेज कदमों से चलते हुए भोजा ने कहा, अब मीठा मुंह तो भाई के आने पर ही करूंगा। सास मुस्कुराती हुई लाची के पास आकर कहने लगी, कितना भोला और सीधा कनवारिया है भोजा, अपने घर पर तो इसकी शुरू से ही शुभ दृष्टि है। ठाकुरों की आंखें और उसके कान तो कनवारिये ही होवे हैं, वे उनके चलाए ही चलते हैं। घर आने पर ठीक से इसकी आवभगत कर दिया कर, दूध दही की मनुहार किया कर। लाची बात संवारते हुए बोली, आपके होते मुझे चिंता करने की क्या जरूरत है, ये काम तो बुजुर्गों के हैं। फिर उसकी सास बोली, फिर भी समय पर गृहस्थी के गुर सीखने से फायदा होवे है। शाम को लाची धोने बैठी तो उसे ऐसा लगा गोया उसके आनंद का क्षीर सागर एकदम सूख गया हो। मन बहलाने की बहुत कोशिश की, पर जली हुई जड़ें वापस हरी नहीं हुई। उसके सोचने की दिशा ही बदल गई। आज कड़बंध वाली गाय को धोने बैठी तो उसका मन खट्टा हो गया। गाय गर्दन घुमाकर खुद ही अपना दूध पी लेती थी, इस खातिर गले में कड़बंध फंसा रखा था। गृहस्थी के गुर इस तरह फायदेमंद होते हैं। बछड़े को भी भरपेट दूध नहीं पिलाया जाता। ये बेचारे जानवर घास खाकर अमृत के समान दूध सौंपते हैं। राम जाने उस समय लाची को क्या उलट सूझी।
उसने तगारी में आधी चरी दूध डालकर गाय के सामने रख दिया। पहले तो गाय को यकीन ही नहीं हुआ। नजर उठाकर उसने लाची को देखा, फिर आप ही चचर चचर कर दूध पीने लगी। क्या इस गाय की तरह उसने भोजा पर भी ऐसी ही दया की है? नहीं नहीं, ये बात तो वो मरकर भी मुमकिन नहीं कर सकती। गृहस्थी की मर्यादा निभाना बहुत दूभर है। तब ठाकुर की छाती पर कोहनी का वार करने वाली लाची ने खुद अपने मुंह से भोजा को बाड़े में आने का न्योता कैसे दिया? न्योते के बहाने क्या वो पति की सही पहचान करना चाहती है, या पति की पहचान के भुलावे में वो सचमुच भोजा से के साथ जाना चाहती है? गौर वाले गुस्से तले ये दया ना जाने कहां गहरी दबी हुई थी। प्रत्यक्ष साक्षात्कार होने पर भी एकाएक विश्वास नहीं होता। क्या अपना मन अपनी ही आंखों के सामने इस तरह आंख मिचौली खेलता है? मन की तहों के भीतर कैसे कैसे गोरख धंधे उलझे रहते हैं। दूध में पली और दूध के बीच बड़ी हुई गूजरी के मन की ऐसी लीला तो नहीं जानी थी। भोजा से हुई बातचीत को वापस याद करते ही उसका अंग अंग शर्म से सिमटने लगा। फिर बार बार अपने मन को समझाने लगी कि पति के असली चेहरे की पहचान की चाह अगर उसके दिल में नहीं होती तो सपने में भी वो पराये मर्द के सामने ऐसे बोल नहीं निकालती। अपने मन को अपने आप से छुपाना ही इंसान का सबसे बड़ा गुण है। लाची और भोजा के लिए उन 2 दिनों का समय तो एक जैसा ही था, पर उन दोनों के ख्याल एकदम जुदा थे। उन अलग अलग भावनाओं का भ्रम ना उघड़े तभी बेहतर है। ज्यों त्यों करके मनचाही घड़ी की सांझ अवतरित हुई। लाची ने पति से साथ चलने के लिए कहा तो उसने हैरत से पूछा, आज ही नई बात कैसे? पहले तो कभी साथ चलने को ना कहा। लाची कुछ नाराजगी से बोली, पहले मुझे तुम्हारे गांव के रंग ढंग मालूम ना थे, अब अकेली जाते डर लागे है। गुजर उसे ढांढस देते हुए बोला, कुछ दिनों में धीरे धीरे आप ही डर मिट जाएगा। अपना मन वश में हो तो फिर कहीं कोई डर ना है, पर तेरी मर्जी है तो चल, मेरी ना तो ना है। उधर बाड़े में इंतजार कर रहे भोजे की अधीरता पल पल बढ़ती जा रही थी। दीवार के ऊपर से झांका तो लाची के साथ गुजर भी आता दिखाई दिया। ये तो बड़ा बुरा हुआ। पर भोजा की अक्ल बहुत पैनी थी। उसने तुरंत युक्ति सोच ली। थान के पास जाकर चुपचाप चारा उलट पुलट करने लगा। पीठ देखकर गुजर ने ठीक से नहीं पहचाना तो जोर से गरजा, कौन है? भोजा ने पलटकर वापस उतने ही जोर से जवाब दिया, ये तो मैं, भोजा। गुजर की आंखें अभी भी हैरत से चढ़ी थी। पूछा, इस वक्त यहां बाड़े में कैसे भोजा? एक घर तो डायन भी छोड़ती है रे। भोजा मुस्कुराकर कहने लगा, डायन के बाद तो डायन जाने, पर पहले गढ़ की चाकरी फिर भाईचारा। किसी ने ठाकुर साहब के कान भरे कि जानवरों को रोजाना तू चारे में ज्वार का चारा खिलावे है। थान तलाशने से पता चला कि बात तो बिल्कुल सही है। तुझे कुछ तो ख्याल रखना था। अब तुम्हारे साथ मेरी भी खैर ना है। भोजा की बात सुनकर गुजर का दिल बैठने लगा, लेकिन तब भी भोजा पर उसे पूरा विश्वास था कि वो जैसे तैसे बात संभाल लेगा। नजदीक आकर उसने उसके सर की तरफ हाथ करते हुए कहने लगा, ए भोजा, तेरे सर की कसम, फकत कल ही राम निकला। मोतियों के मानिंद दाने पड़े सिट्टे देखे तो मेरी नीयत बिगड़ गई। मेरी इज्जत अब तेरे हाथ में है भोजा। भोजा लाची को सुनाने के लिए व्यंग से बोला, इज्जत तो तेरी मेरी साथ ही है, पर हुजूर को क्या जवाब दूंगा? आजकल उनकी तुझ पर कड़ी नजर है। राम जाने क्या बात है। भोजा की तरफ देखते लाची बोली, राम जाने या ना जाने तुम खुद तो जानते ही हो। गुजर को गुस्सा आ गया। डांटते हुए बोला, तू बीच में बकबक ना कर। यह अच्छा हुआ कि मैं साथ आ गया, वरना तू तो फिर झगड़ा कर बैठती। हमारी बातें हम आप ही निपट लेंगे, तू दुहारी कर। औरतों को मर्दों के बीच के में बोलने की जरूरत ना है। लाची को तो अपनी जरूरत का पूरा ध्यान था, फिर इस बेसिर पैर की बहस का क्या अंत। लेकिन तब भी भोजे ने मौके पर अक्ल तो खूब ही लड़ाई, रत्ती भर भी शक न होने दिया। उसके मन की उथल पुथल तो वो ही जाने।
लाची ने दुहारी की, तब तक दोनों बातचीत करते रहे। भोजा के विश्वास दिलाने पर गुजर निश्चिंत हो गया कि बात आगे नहीं बढ़ेगी। अगले दिन लाची मुंह अंधेरे अकेले ही तालाब की तरफ रवाना हुई तो राह में भोजा मिल गया। भोजा की तो जान पर बनी थी। इधर उधर देखकर बोला, हे लाची, किस जन्म का बदला लिया तूने? गुजर को साथ लेकर काहे आई? लाची ने इठलाकर कहा, तुम्हारे भाई ना माने तो मैं क्या करती? मैं कंधे पर तो बिठाकर लाई ना थी। आजकल बात बात पर वहम करे है। तुमने होशियारी से काम ना लिया तो दोनों का मुंह काला होएगा। अब अपनी ही तारीफ करते हुए भोजा बोला, मेरी बात तो तू छोड़, मौके पर ऐसी तरकीब लड़ाता हूं कि मुझ पर कोई शक शुबा ना कर सकेगा। पर अब तू कोई नया जुगाड़ बिठा लाची। लाची फुसफुसाते हुए बोली, मेरी ना थोड़ी ही है, पर तुम्हारी तो किस्मत खराब है तो मैं क्या करूं? रात के अंतिम पहर बछड़ों वाले बाड़े में आ जाना। भोजा उत्साहित होकर बोला, पक्का? लाची ने भी उसी अंदाज में कहा, हाँ पक्का। इतना आश्वासन पाकर भोजा दूसरे मार्ग पर मुड़ गया और रुनक झुनक करती लाची घड़ा उठाए अपने ध्यान में चलती रही। चोटी की फटकार से गढ़ के कंगूरे कांपने लगे। ये खेल तो अच्छा लगा। आखिर तो भोजा की अक्ल भी हार थकेगी। पति का वहम कभी न कभी तो फुफकारेगा ही। बांसों गहरे अनजाने पानी में उतर गई है तो पैंदे तक पहुंचकर ही दम लेगी। शाम को लाची ने एक भैंस के सामने खली की तगारी रखी तो उसने सूंघा तक नहीं। शायद प्यासी हो। 4-5 डोलियां कूड़ी में पानी डाला, पर भैंस ने पानी की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। पीठ थपथपाकर पगहा खोला तो भैंस हुंकारती हुई भागी, कभी इधर तो कभी उधर। भैंस तो ऋतु में आ गई। लाची ने गले की पूरी ताकत से हुरत हुरत करके भैंसे को आवाज दी। भैंसा तो मानो इसी इंतजार में था। तोप से छूटे गोले की मानिंद भैंस के पीछे लपका। पाक साफ कुदरत ना किसी की झिझक मानती है, ना किसी की शर्म, और ना उस पर रिवाजों के आडंबर का कोई अंकुश ही है। पर इंसान अपने चारों ओर कितनी दीवारों, कितने पर्दों, कितने लिबासों, कितनी घूंघटों, कितनी चोलियों और काजल बिंदियों के बीच जकड़ा हुआ है। 7 फेरों के बहाने औरत फकत एक ही मर्द का हाथ क्यों थामती है? और क्यों उस हाथ को थामना पड़ता है जिसके लिए सपने में भी उसकी रजामंदी नहीं होती? लाची का जोबन किसी भी गुजर के घर घूंघट निकाल सकता था। फिर वो जोबन एक मर्द की बंदिश में क्यों जकड़ा रहे, जिस बंदिश की मर्यादा में मर्द के हजारों स्वार्थ पूरे होते हैं? ठाकुर 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 ठिकाने के हलकारों और करवारियों को कोई औरत कहां तलक खुश रखे? ज्यों त्यों करके जीना ही इंसान का धर्म बन गया है। घर गृहस्थी की गुजर बसर से बड़ी कोई नैतिकता नहीं रह गई है। इंसान के लिए यही इतिहास का दूध है, यही ज्ञान का दही और यही धर्म का मक्खन। बाकी सभी छाछ और धोवन। पहले तो लाची सफेद सफेद सब दूध ही जानती थी, अब दूध में भी उसे कालिख नजर आने लगी है। समझ समझ का फेर है। कैसी दुविधा में फंसी, ना रहे बनता है ना छोड़े बनता है। क्या ठाकुर के आतंक के सामने अर्धांगिनी की शील की कोई इज्जत ही नहीं? लाची के सर में मानो अनगिनत ततैये भनभनाने लगे हों। जोड़ी का भरतार और खाती पीती गवाड़ी। फिर किस अधीट सुख की खातिर उसका मन व्याकुल हो रहा था। घड़ी डेढ़ घड़ी रात रहते वो चौंक कर उठ बैठी। पति को झंझोर कर जगाया और बोली, तुम तो घोड़े बेचकर सोते हो। अब मैं देर सवेर कहीं भी अकेली नहीं जाऊंगी, मेरे साथ चलो। गुजर ने काफी टाल मटोल की, पर लाची नहीं मानी तो उसको साथ जाना ही पड़ा। कृष्ण पक्ष की एकादशी की हल्की चांदनी छाई हुई थी। भोजा तो घड़ी भर पहले ही आकर ठिकाने पर जम गया था। लाची के इंतजार में उसकी आंखें पथराने लगी थी कि इतने में उसे बछोड़िए की ओर 2 जने आते हुए दिखाई दी। एक तो लाची और दूसरा गुजर। फिर से ये साथ आधम का। अब तो कोई दूसरी तरकीब सोचनी पड़ेगी। अंदर घुसते ही लाची को गोबर बीनते एक आदमी नजर आया। जोर से पूछा,
कौन है? जवाब मिला, ये तो मैं, भोजा। लाची झुंझला कर कहने लगी, इस वक्त यहाँ क्या खोया है जो धन ढूंढने आए हो? भोजा गोबर बीनते बीनते ही बोला, ठकुरानी के आज एकादशी का उपवास है, तुलसी का थाना पवित्र करने के लिए बछिया का गोबर लेने आया हूं। गुजर ने कहा, तो इस अदने काम के लिए तुमने तकलीफ क्यों उठाई भोजा? मुझे खबर कर देते, मैं पहुंचा देता। भोजा ने चापलूसी से कहा, तो मेरे कौन से सुर्ख आपके पर लगे हैं जो झड़ जाएंगे? फिर तू तो जानता ही है कि ठकुरानी जी मेरे अलावा किसी पर भरोसा ना करती है। भोजा का जवाब सुनकर लाची बहुत खुश हुई। अकल हो तो ऐसी क्या बात बनाई है भोजा ने। इसके बाद भोजा और गुजर दोनों बातचीत करने लगे। गुजर ने पूछा कि ठाकुर साहब अब अधिक नाराज तो नहीं हैं? भोजा ने गुमान से कहा, अरे हमरे रहते नाराज कैसे रह सकते हैं? भला ऐसे जिगरी दोस्त का एहसान मरकर भी भुलाया जा सकता है? पति की नासमझी पर लाची अंदर ही अंदर कुढ़ती रही, पर जबान से कुछ भी जाहिर नहीं किया। तड़के दही बिलोते लाची को लगा कि उसका मन ठीक इसी तरह मथा जा रहा है, जो बिलोने की हालत वही उसके मन की हालत। घर की सीमा में बंधी लाची बेमन से सारे काम वक्त पर आप ही निपटा देती थी। भरी दोपहर तमाम जानवरों को लेकर वो तालाब के किनारे पहुंची। मौका देखकर भोजा नजदीक आया। लाची मुंह फिराकर खड़ी हो गई। ढोर डांगरों के बीच राम जाने क्यों उसे इतनी शर्म महसूस हुई। ऐसा लगा कि वो अब कभी इन भोले जानवरों को अपना मुंह नहीं दिखा सकेगी। भोजा ने फिर सामने आकर कहा, हे लाची, आज का चक्कर फिर बेकार गया। चोटी के फुंदे को सहलाते हुए लाची बोली, तो मैं भी क्या करूं? तुम्हारे भाई के शक का इलाज तो मेरे पास ना है। भोजा ने ललचाते हुए कहा, पर मेरी बीमारी का इलाज तो तेरे पास है। लाची बोली, तुम्हारी तकदीर का इलाज तो विधाता के पास भी ना है। दिन डूबने पर बागर में आ जाना, घास की सेज पर तुम्हारा इलाज करूंगी। भोजा हंसकर कहने लगा, आज चंद्र ग्रहण है, तुझे 7 पीढ़ियों तक का पुण्य एक साथ ही मिलेगा, देख भूलना ना। लाची ने कहा, यह भी कोई भूलने की बात है? अब ठहरने से क्या फायदा, ये सोचते हुए भोजा वापस गढ़ की ओर चल पड़ा। ठाकुर को तो बस एक ही रट लगी थी। भगवान के बदले वो लाची के नाम की माला जपने लगा। बौखला कर बार बार पूछता था, हे भोजा, अभी तक कोई बात ना बनी रे? भोजा वैसे ही कहता, बन रही है अन्नदाता, तीतर बटेर का शिकार करना आसान है, पर शेर का शिकार मुश्किल है। कई दफा जान से हाथ धोना पड़ता है, सो अलग। आपकी जान अनमोल है। पूरी तसल्ली हुए बगैर आपको आगे कैसे करूं? एक मर्तबा ही भूल हो गई, सो अभी तक पछता रहा हूं। यह सुनकर ठाकुर अपने वफादार कनवारिये पर बहुत खुश हुआ। उसके बाद भोजा घड़ी दिन रहते ही बागर में आकर मन के लड्डू खाने लगा। ये पचावों की गलियां, ये ढूंगरियों की ओट और ये घास की सेज, ये लाची की चोटी। भोजा अपने कल्पना लोक की दुनिया में घूमने लगा कि इतने में ही किसी से के पैरों से चारा दबने की चरमराहट सुनाई दी। भोजा मन ही मन बोला, लगता है लाची आ गई। पचावों की गली की झंकारे इस बज्जात गुजर ने तो यहां भी पीछा नहीं छोड़ा। अब अगर शक ना हो तो अचरज की बात है, कहां तक बहाने बनाए, पर तरकीब निकालना तो उसके बाएं हाथ का खेल है। पीठ घुमाकर चारे की गाड़ी में से चुन चुन कर कुछ इकट्ठा करने लगा। दूर से ही गुजर की गरज सुनाई दी, कौन है? उसने मुंह घुमाकर उतने ही जोर से जवाब दिया, ये तो मैं, भोजा। तो यहां बागर में क्या कर रहा है? गुजर ने पूछा। भोजा, आज चंद्र ग्रहण है, कुछ इकट्ठा कर रहा हूं। तू तो जानता ही है, ठिकाने में ग्रहण के दिन पूरे 1 गट्ठर कुश की जरूरत होती है। गुजर बोला, कुश की तो तू फिक्र ही मत कर, खूब इकट्ठा कर रखा है, मुझे कहता तो मैं ही पहुंचा देता। भोजा ने चतुराई से कहा, तू तो मेरी आदत जाने है, हाथों हाथ काम निपटाने का मजा ही कुछ और है।
भोजा की बात सुनकर लाची मन ही मन हंसी। भोजा की अक्ल तो चरखे की तरह घूमते ही है। तयशुदा बात का भी इतनी जल्दी जवाब नहीं दिया जा सकता। एक यह अहमक गुजर, इसे कुछ दिखता ही नहीं है। 4 घड़ी रात ढले चांद पूरा ग्रसित हो गया। काले तवे की नाई गोल। ग्रहण लगते ही तारों की रोशनी बढ़ गई। आज का यह ग्रहण तो दुनिया जानती है, पर लाची के ग्रहण का किसी को कुछ पता नहीं था। उसके बाद चांद के मुक्त होते ही वो गुजर की बाहों में बंध गई। और उधर भोजा कनवारिये की सेज भी सूनी नहीं थी। लाची के लिए उसका मन तड़पता तो बहुत था, पर उसकी नजर में हाथ लगी औरत ही सबसे अधिक सुंदर होती है। फकत लाची के नाम को तरसने से क्या होता है? शरीर की जगह कामना से काम नहीं चल सकता। लाची से हताश होने पर भोजा पर पागलपन सा सवार हो जाता था। ठाकुर के वफादार कनवारिये के लिए किस बात की कमी? एक की जगह 2 हाजिर। और यूं भोजा समझदार भी काफी था। बाहों में किसी औरत को लाची मानकर संतोष कर लेता था। अगर कोई इंसान उम्र भर एक ही हवा में सांस लेकर जीने का हठ करे तो उसका हठ पूरा नहीं हो सकता। दूसरे दिन तालाब की एक चट्टान पर लाची कपड़े धो रही थी। सामने भोजा पर नजर पड़ी। वो कुछ बोले इससे पहले ही लाची कहने लगी, मुझे उलाहना देने की जरूरत ना है, सारा कसूर तुम्हारे भाई का है। कोई बहाना बनाकर उसे कहीं बाहर भेज सको तो तुम्हारी मुराद पूरी हो। जो वक्त पर चूक जाए वो क्या ही भोजा। हाजिर जवाब तो वो था ही। तुरंत बोला, फकत मेरी मुराद ही पूरी होगी, तेरी ना होगी। भोजा को चिढ़ाने की खातिर लाची परिहास के सुर में बोली, मेरी मुराद तो हर रोज मेरी में ही पूरी होती है। तब मेरी फिक्र तुझे क्यों हो? मुझे तुम्हारी फिक्र करने की जरूरत ही कहां है। फकत मेरे ही भरोसे होते तो फिक्र भी करती। तुम्हारी कौन सी कम चहेतियां हैं? भोजा ने चापलूसी से कहा, पर तेरे नख के बराबर भी कोई ना है लाची। आज रात को ही कोई जुगाड़ भिराना। लाची कपड़े धोते धोते ही बोली, चांद उगने पर आखिरी वाले मीठे नीम पर छुप जाना। वहां एकदम सुनसान है, फिर देखते हैं हमारी तकदीर। लाची की सांस आती हुई दिखाई दी तो भोजा पानी पीने के लिए तालाब में घुस गया। जब सूरज, चांद और तारे भी आंख मिचौली खेलते हैं तब लाची गुजरी को कैसी अड़चन। जितने दिन खेल चले उतना ही अच्छा। लाची का ये दूसरा महीना उतरने लगा है। 9वें महीने उसकी कोख फलेगी। इधर कोख में पला बाल गोपाल अपनी बंद आंखें खोलेगा और उधर कहीं किसी इंसान की आंखें मुंद जाएंगी। जीवन मरण के बहाने कुदरत भी युग युग से ये खेल खेलती आ रही है। एक पत्ता झड़ता है तो दूसरी कोपल फूटती है। यही आदि और अनंत का खेल है। यौवन की लीला भी किसी से कम नहीं। इस धरती पर नित्य नया यौवन चढ़ता है और ढलता है। नित्य नए किरदार बदलते हैं, पर नाटक वही का वही। या तो गुजर का लाची पर अटल विश्वास था, या फिर उसका हृदय इतना निर्मल था कि वो वहम जैसी ओछी भावना को अपने पास ही नहीं फटकने देता था, या फिर घर के स्वार्थ में गुजर इतना अंधा था कि उसे दूसरा कुछ नजर ही नहीं आता था। ठिकाने के कारिंदों पर वहम करने से ऐसे कैसे काम चलेगा। गौर व घर का सारा काम निपटा कर लाची ने व्यालू किया। तब तक रात 3-3:30 घड़ी निकल चुकी थी। गुजर मेड़ी में सोने लगा तो लाची ने उसे हाथ पकड़कर उठाया और कहने लगी, सुथारों की एक लड़की ने पक्की खबर दी है कि अपनी नीम को गलेड़ियों ने काफी साफ कर दिया है। अभी भी शायद एक आदमी पत्तियां तोड़ने के लिए ऊपर चढ़ा हुआ है। तुम तो कुछ ध्यान रखते नहीं। चलो अभी उसे संभाल करने आते हैं। वो नीम का पेड़ गुजर का मनपसंद था। अपने हाथों से उसे सींच कर बड़ा किया था। गौने के बाद ठीक से देखभाल भी ना हुई थी। आज लाची के याद दिलाते ही वो चुपचाप तुरंत से उठ बैठा। आखिरी घर से 2 खेत की दूरी पर था। यहाँ श्रोताओं को बताऊंगी कि आखिरी जगह का एक नाम है। आकाश की कोख चीर कर कुमकुम सा चांद निकला ही था। धीरे धीरे चांदनी चितराते हुए ऊपर चढ़ने लगा।
पेड़ों की हरितिमा सुनहरे मुलम्मे से जगमगाने लगी। दोनों पति पत्नी आखिरी का फलसा खोलकर अंदर घुसे। भोजा को अब जाकर तसल्ली हुई कि लाची वादे के मुताबिक आ तो गई। वो उमंग से छलकता नीचे कूदने ही वाला था कि गुजर की आवाज सुनाई दी। कौन है रे? ये नाग डसा गुजर तो किसी भी करवट कोई दांव ही ना लगने देता है। जहां तहां छाया की तरह लाची के पीछे लगा रहता है। पर यह समय बेकार में सिर खपाने का ना था। बिना देर किए उसके दिमाग में एक उपाय सूझ गया और दोनों हाथों से फटाफट पत्ते तोड़ तोड़ कर नीचे डालने लगा। गुजर और कड़क कर बोला, मीठे नीम को कौन तोड़ रहा है? बोलता काहे नहीं? तोड़ते तोड़ते ही भोजा बोला, ये तो मैं भोजा। खुद के आने की खबर देते लाची कहने लगी, पर रात को नीम पर क्या रखवाली कर रहे हो? भोजा ने कड़क से आवाज जवाब दिया, ठकुरानी की आंखें बुरी तरह दुख रही हैं, तभी इन पत्तों के लिए रात को आना पड़ा। पर तुम दोनों बेवक्त आखिरी में क्यों आए? पत्ते तोड़कर भोजा नीचे उतर आया। गुजर उसके पास आकर कहने लगा, अभी एक सुथार की लड़की ने खबर दी कि कोई गड़िया नीम छांग रहा है। फिर मुझे चैन कहां? एक गहरी निश्वास लेकर भोजा बोला, नाहक की जहमत उठाई। गुजर ने कहा, पर इसी बहाने तुझसे मिलना तो हो गया भोजा। गुजर की तरफ देखकर भोजा लाची को सुनाते हुए बोला, ऐसे मिलाप में का सार। पर ये सार की बात अकेली लाची के ही वश में नहीं थी। घर गृहस्थी, बिरादरी, जाति, धर्म, संस्कार, मर्यादा और रीति रिवाजों की कितनी ही रुकावटें हैं। अकेली औरत अपने बूते पर इस भंवर जाल का क्यों कर सामना कर सकती है? जानवरों वाली स्वच्छंदता का तो अब सपना ही कहां। लाची के दिल में कुछ इसी तरह की लौ जल रही थी। किस राह आगे बढ़े? कौन सी पगडंडी ढूंढे? रात को गुजर की बाहों में उसे ऐसा लगता जैसे कि अजगर के लपेट में वो बुरी तरह फंस गई हो। औरत की इस जिंदगी में वो इस जकड़ से कभी मुक्त होगी भी या नहीं? गृहस्थी की इस गंधाती धोवन से उसका सिर फटने लगा था। कोहनी के वार की खातिर भी 7 फेरों के परिणेता ने उलट उसे ही दुत्कारा, उसे ही बुरा भला कहा। फिर वो किस दूसरी छांव की आस करे? आस करके भी उस छांव का बसेरा कब मिल सकता है? स्वप्न जाल में उलझी नींद के कारण लाची कुछ देरी से उठी। उठते ही उसे ऐसा लगा मानो सूरज आज अपनी जगह पर नहीं उगा है। ना उगा तो ना सही, सूरज की बात सूरज जाने। गृहस्थी के काम के मारे उसे तो सांस लेने की भी फुर्सत नहीं मिलती। वो हड़बड़ाती हुई मेड़ी से बाहर निकली। पशुओं की सार संभाल, दुहना, चारा बांटा और फूस बुहारा, आखिर काम करने से परे निपटता है। सूरज सिर पर चढ़ाया, तब कहीं वो चारागाह की तरफ रवाना हो सकी। काफी देर हो गई थी, पति इंतजार कर रहा होगा। जल्दी जल्दी पांव उठाने लगी। चूड़ियों की खनखनाहट, घाघरे की फटकार, ओढ़ने की सरसराहट और पायल की झनकार। चूड़ियों की खनखनाहट, घाघरे की फटकार, ओढ़ने की सरसराहट और पायल की झनकार से हवा में मानो जादू ही घुल गया हो। लाची के रूप यौवन का रस पाकर जैसे सूरज की किरणों का भाग्य जगमगा उठा। गांव से बाहर निकलते ही भोजा मिल गया। उसे देखने पर भी लाची की चाल धीमी नहीं हुई तो भोजा साथ साथ चलते हुए कहने लगा, हे लाची, अब तो लागे है अपना मिलाप मसान में ही होवेगा। लाची होठों ही होठों में बोली, मरे बगैर तो मसान भी नसीब ना मिले है। पर मरना तो अपने वश में है, भोजा बोला। मेरे लिए तो मरना भी वश में ना है, लाची ने जवाब दिया। भोजा बोला, तो फिर क्या करें? लाची लापरवाही से बोली, इसका जवाब तो मेरे पास भी ना है। मैंने तो काफी कोशिश की पर जुगाड़ नहीं बैठा तो किसे दोष दूं? ज्यादा पीछा किया तो बस्ती में बदनामी होगी। दिने घड़ी रात ढले रसोई में मिलना, घर की इज्जत घर में ही। भोजा ने हामी भरते हुए कहा, हाँ
ये जुगाड़ ठीक है। फिर मेरी तकदीर? तकदीर पर बात छोड़कर भोजा गांव की ओर मुड़ गया और लाची आगे चलती रही। पति खाने का इंतजार कर रहा होगा। गुजर खेजड़ी की छांव तले बैठा अलगोजा बजा रहा था। चारों ओर छड़े बिछड़े ढोर डांगर जमीन में मुंह डाले घास चर रहे थे। लाची पास आई तो गुजर ने पूछा, बड़ी देर लगा दी? खाने की टोकरी उतारते लाची कहने लगी, तुम बखत पर सोने नहीं देते, तब वक्त पर कैसे उठा जा सकता है? खाने का सामान बाहर निकाला तो गुजर ने हैरत से पूछा, आज इतना खाना कैसे ले आई? लाची बोली, ज्यादा देर होने लगी तो मैंने भी घर पे खाना ना खाया, पहले तुम खा लो फिर मैं खा लूंगी। गुजर बोला, क्यों? फिर क्यों? आज तो साथ ही खावेंगे। गुजर के घर किस चीज की कमी? गाढ़ा दही, राब, छाछ, मक्खन, मतीरे की सब्जी, लपसी और बाजरे की रोटी। पति पत्नी ने साथ बैठकर आराम से खाना खाया। उसके बाद गुजर ने कहा, मैं थोड़ी कमर सीधी कर लूं? तू जरा ख्याल रखना, किसी के खेतों में कोई बिगाड़ ना हो। यह हिदायत देकर पति तो सो गया और लाची ढोर डांगरों को संभालने के लिए चल पड़ी। पहली दफा गाभिन हुई गाय या भैंस की पीठ पर हाथ फिराकर लाची 5-7 कदम आगे बढ़ी तो उसे एक करील में काला व चमकीला टुकड़ा नजर आया। पास जाकर गौर से देखा तो केंचुली समेत काला सांप। सू सू करके छेड़ा, फिर भी करेत ने फन नहीं फैलाया। केंचुली ठेठ आंखों तक छाई हुई थी। थोड़ा सा हिलकर फिर वहीं दुबक गया। केंचुली की वजह से दूर तक रेंगना उसके वश के बाहर था। लाची ने 2-1 कंकर मारे। सांप कुछ रेंग कर आगे बढ़ा कि अचानक उसकी केंचुली करील के कांटों में उलझ गई। करेत ने कुछ ताकत लगाई तो केंचुली ने अपनी जगह छोड़ी। फिर तो धीरे धीरे करेत केंचुली से छूटकर सर सर घनी झाड़ी में ओझल हो गया। लाची तुरंत केंचुली को अपने हाथ में लेकर अचरज से देखने लगी। सफेद चिकनी खोल पर बेशुमार बिंदियां। केंचुली जकड़ी हुई थी, तब तक करेत टस से मस भी ना हो सका। नितांत अंधा मोटे रस्ते की तरह पड़ा था। केंचुली से मुक्त होते ही दृष्टि के वेग से भागा। तो ये केंचुली सबसे बड़ा बंधन है। उसके बाद लाची की आंखों के सामने ठौर ठौर करेत की केंचुलियां झिलमिलाने लगी। इधर उधर चक्कर लगाकर खेजड़ी के नीचे लौटी तो पति खर्राटे भर रहा था। वो बारी बारी से नींद में सोए पति और केंचुली को देखने लगी। कभी उसे केंचुली में पति का स्वरूप नजर आता तो कभी पति केंचुली की तरह दिखने लगता। अचानक नजर की ये रंगत कैसे बदल गई? लाची के मन की उथल पुथल का कोई अंत ना था। थोड़ी देर बाद पति जम्हाई लेकर उठा तो उसे लाची के गले में सांप की केंचुली लटकती नजर आई। आश्चर्य से उसने पूछा, अरे लाची, केंचुली कहां से मिली? इसके शगुन बड़े अच्छे होते हैं, तेरी सारी मनोकामना पूरी होगी। लाची ने कोई जवाब नहीं दिया। केंचुली हाथ में लेकर उस खाली आवरण की ओर टुकुर टुकुर देखने लगी। पति लाची के करीब आया। गले में बाहें डालकर उसके गालों पर लगातार 2-3 चुंबन जड़ दिए। कहने लगा, जोशी को भी पूछने की जरूरत ना है, चांद सा बेटा होगा और वो भाग्यशाली होगा। मेरी आजमाई हुई बात है। केंचुली के शकुन कभी गलत नहीं होते। तुझसे रिश्ता होने से 3 दिन पहले मुझे भी जंगल में एक केंचुली मिली थी। लाची मुंह बिगाड़ कर बोली, फिर तो शकुन बिल्कुल खराब हुए। गुजर लाची का कंबन घुमाते हुए बोला, वाह, खराब कैसे हुए? तुझ जैसी जोरू मिली, इससे अच्छी किस्मत और क्या हो सकती है? फिर उसकी आंखों में आंखें गड़ाकर कहने लगा, तेरी एक कामना तो अभी यहीं पूरे किए देता हूं। होठों पर होठों का परस होने पर ही लाची को पति की बात समझ में आई। चौंक कर दूर हटी। शिकायत करते हुए बोली, तुम्हारी अकल तो ठिकाने है, मेरी के कर्तव्य तो मेरी में ही शोभा देते हैं।
अरे लाची, यहाँ कौन देखता है? गुजर ने कहा। लाची हाथ से इशारा करते हुए कहने लगी, ये बबूल, ये करील, ये घास और ये पक्षी। फिर तो वो वहां ठहरी ही नहीं, सरपट गांव की तरफ भागी। पति आवाज देता रहा पर फिर उसने मुड़कर भी नहीं देखा। सीधी कोठरी में जाकर अपनी संदूक खोली, करेत की केंचुली को संभाल कर अंदर रखा और वापस ताला लगा दिया। बैठे ठाले कैसे चल सकता है? गुजरों की गृहस्थी में काम का क्या अंत? गोबर, भूसा, सानी और पानी। काम निपटाती जा रही थी और सोचती जा रही थी कि रसोई में देखकर तो गुजर का शक जरूर जागेगा और शक के साथ उसका गुस्सा भी खौल उठेगा। इस बार तो भोजा का बचाव नामुमकिन है। देखे क्या गुल खिलता है। पर लाची की किस्मत की कोई गुल नहीं खिला। 4 घड़ी रात ढले लाची ने पति को सचेत करते हुए कहा, रसोई में शायद कोई आदमी छुपा है। इतनी बात सुनने के बाद गुजर के कैसी ढील, गुथी हुई लाठी लेकर तुरंत लाची के साथ चल पड़ा। दीपक जलाकर देखा तो वाकई कोठी के पीछे एक आदमी खड़ा था। लाठी तान कर गरजते हुए गुजर बोला, इसकी मौत आई है जो अभी यहां है। भोजा के इतनी देर कहां, तुरंत बात सोच ली। बेखौफ सामने आकर कहने लगा, किसके क्या, मौत तो तेरी ही आई है। हुजूर से किसी ने शिकायत की कि तेरे यहाँ रोजाना नई बाजरी का खींच और सोगरे बनता है। अन्नदाता ने ज्यादा कुरेदा तो मुझे असलियत जानने के लिए आना ही पड़ा। भले अमानस, तेरी औरत तो खुल्लम खुल्ला सोगरे बनाती है। फिर हाथ की रोटियां गुजर की ओर करते भोजा कहने लगा, अपने साथ मेरी भी इज्जत गंवाएगा। अब ये सोगरे तो हुजूर को बताने ही पड़ेंगे ना। गुजर हाथ जोड़ते हुए बोला, तब तो मैं बिना मौत मारा जाऊंगा। इतने दिन तो भगवान के दिए हुए थे, आज से तेरे दिए हुए होंगे। जैसे भी हो भोजा, ये फंदा काट दे, अब ऐसी गलती कभी ना होगी। तू तो जानता ही है कि बाजरी के अलावा एक कौर भी मेरे गले नहीं उतरता। आखिर भोजा को तो मानना ही था। गुजर काफी गिड़गिड़ाया, तब वो बड़ी मुश्किल से राजी हुआ। लाची को फिर एक पल भी वहां नहीं ठहरा गया। सीधी मेड़ी में आकर चारपाई पर गिर पड़ी। ऐसा का पुरुष पति तो चिराग लेकर ढूंढे नहीं मिलेगा। पर भोजा की अक्ल के सामने सिर नवाना पड़ता है। क्या बहाना बनाया है? किसी मर्द में अक्ल हो तो ऐसी। भोजा को गली तक पहुंचाकर गुजर मेड़ी में लौटा। गुजर के घर तेल से घी सस्ता होता है। गाय के घी का दीपक मंद मंद जल रहा था। आधी मेड़ी में गुजर की छाया फैल गई। काफी देर तक वो भोजा के गुण गाता रहा। फिर पगड़ी उतारकर घरवाली के गालों पर हाथ फिराते बोला, चारागाह से भागकर घर तो आ गई, पर अब मेड़ी से भागकर कहां जावेगी? आज ऐसी खबर लूंगा कि तू भी याद रखेगी। 7 फेरों की ब्याहता इनकार भी तो नहीं कर सकती, भले ही उसके दिल में कैसी भी उथल पुथल मची हो। पराई औरत होती तो कुछ नखरे भी करती, पर लाची की खातिर तो ये राह भी नहीं बची। ऐसे उलझन के समय इन नखरों से बदतर और क्या हो सकता था। दिन को तो कोई बरसात के आसार ही नहीं थे, पर गोधूली वेला में ऐसी उमस छाई कि दूर दूर के बरखा एक ही ठौर इकट्ठी होकर तड़ तड़ बरसने लगे। उसकी माया वो ही जाने, लाची के मन की लाची जाने। आज फिर से उठने में देर हो गई। मेड़ी से उतरते ही लाची सीधी कोठरी में गई। चारों ओर पानी ही पानी फैला था। रात भर बरसात होती रही। संदूक खोला और करेत की केचुली निकालकर लाची उसे एकटक देखने लगी। सास की आवाज सुनकर उसे चेत हुआ और वो रोजाना की माफिक गृहस्थी के काम धंधे में उलझ गई। बादलों के सिवा इतना छिड़काव भला कौन कर सकता है। बरसात के रुकने पर ठंडी बयार चलने लगी। दिन ढलते लाची काचर मतीरे लेकर घर लौट रही थी कि भोजा से सामना हो गया। नाराजगी जतलाते हुए कहने लगा, हे लाची, रात को तो रसोई में भी भूखा रह गया मेरे। लाची बोली, क्या करूं, ननद ने बना बनाया काम बिगाड़ दिया। भोजा बोला,
मुझे तो इस बिगाड़ का कहीं अंत नजर ना आ रहा लाची। लाची ने संभालते हुए कहा, थोड़ा इत्मीनान रखो, कभी ना कभी तो पासा सही पड़ेगा। आज तुम्हारा चक्कर बेकार नहीं जाएगा। ढलती रात को तुम्हारे भाई ढोल बजाने पर भी नहीं जागते। मैं केसरिया साल ओढ़े आंगन में सोई मिलूंगी। गुजर सफेद खेस ओढ़े मेरे पास ही सोया होगा। शाल खींचते ही मैं तुम्हारे साथ चल पड़ूंगी। अब तो तसल्ली हुई? भोजा बोला, तसल्ली तो होगी तभी होगी। मैं तो तेरे इशारे पर मरने को तैयार हूं। लाची फिर समझाते हुए कहने लगी, मुझ पर केसरिया साल होगी। देखो कैसी होशियारी से काम लेते हो। भोजा गुमान से बोला, होशियारी के बात तो तू छोड़, फकत तेरे सामने मेरा वश नहीं चलता। लाची बोली, ठीक है अब तुम जाओ, नहीं तो लोग बातें बनाएंगे। भोजा वहीं से दूसरी राह मुड़ गया और लाची घर जाकर दूहने के काम में मशगूल हो गई। रात को गुजर व्यालू करके मेड़ी की सीढ़ियां चढ़ने लगा तो लाची ने कहा, मेड़ी में नंदोई जी सो रहे हैं, तुम्हें तो कुछ ख्याल ही नहीं है। पति सीढ़ियां उतरते बोला, तब हम कहां सोएंगे? लाची बोली, थोड़ा धीरे बोलो, तुम्हें तो आठों पहर सोने की ही लगी रहती है और मेरी जान पर बनी है। एक रात बाड़े में सो जाओ तो कौन सा राज छिन जाएगा? गुजर बोला, बेचारा राज किस गिनती में है। तब दूध में जामन डालते हुए लाची बोली, आंगन में चारपाई बिछी है, तुम चलो मैं अभी आई। ढलती रात ठंड पड़ेगी, कुछ ओढ़ने को ले आना, गुजर ने कहा। फिर तो वही रात, वही अंधियारा, वही लाची और वही गुजर। गुजर को तो नींद आ गई पर लाची की पलक तक ना झपकी। भोजा की खुशामद के आगे खाविंद को शक की हल्की सी भी झलक नहीं दिखाई देती। क्या स्वार्थ इतना अंधा और गूंगा होता है? जहां पत्थर को भी शक हो वहां पति के मन में कोई हलचल तक नहीं हुई। क्या इसी सुख और सुहाग की आशा में उसने अपने यौवन को सहेजा था? अनमोल मोती की तरह उसकी आप बचा कर रखी थी, पर पति के नजर में तो तिनके जितनी भी उसकी कीमत नहीं थी। फिर ढोल नगाड़ों के बीच वेदी का वो ढोंग क्यों रचा? क्यों इस घर के आंगन में गाजो बाजों के साथ एक पराई लड़की को अपनाया? वंश की बेल बढ़ाने के लिए? सेज की भूख मिटाने के लिए? कुनबे के कोल्हू में बैल की तरह खटने के लिए? ठाकुर और अहलकारों के तलवे चाटने के लिए? कोहनी के वार के साथ अगर उस दिन पति की कोहनी के वार के साथ अगर उस दिन पति की लाठी की ताकत जुड़ जाती तो उसके लिए कितनी खुशी की बात होती। फिर तो उसके मन में किसी तरह का कोई दुख सर नहीं उठाता। हथलेवे का ब्याह था तो उल्टा उस पर ही नाराज हुआ, बार बार उसे ही फटकारा। स्वार्थ पूरा हो तो पति को किसी भी बात का ऐतराज नहीं। फिर स्वार्थ के इस आग पर इन कड़वे फलों को संजोने से कौन सा अमृत हाथ लगेगा? तब एक खसम की हाजिरी का क्या अर्थ रह जाता है? लाची के अंतस की बांबी में ऐसे बहुत से सवाल फुफकारने लगे। बगल में सो रहा परिणेता लंबी ताने अजगर की तरह खर्राटे भर रहा था। आज पति और भोजा की आखिरी परख है, देखें क्या मर्म उघड़ता है। और उधर भोजा के लिए पल भर का इंतजार भी बर्दाश्त के बाहर हो रहा था। वो एक घड़ी पहले ही चोर कदमों से गुजर के आंगन में आ पहुंचा। गौर से देखा, लाची की बात तो बिल्कुल सही निकली। आज तो उसके मन की कामना जरूर पूरी होगी। उसके बाद उसने भली सोची न बुरी, फौरन केसरिया शाल को खींचकर जोर से झटका दिया। गुजर ने झट से उठते हुए गरज कर पूछा, कौन है? सवाल के साथ ही बेखौफ जवाब मिला, ये तो मैं, भोजा। गुजर ने फिर हैरत से पूछा, भोजा? कनवार या नजदीक आकर धीरे से बोला, हाँ, द्वारका जी चलना हो तो बोल। गुजर बोला, नहीं, मैं तो द्वारका जी नहीं चलता। भोजा ने धीरे से कहा, फकत तुझे लेने के लिए ही मैं चुपके से आया हूं। ना चलना हो तो तेरी मर्जी, पर चिल्ला तो मत, बेकार संग बिदकाएगा। चुपचाप वापस सो जा।
गुजर को सोने की हिदायत देकर भोजा उल्टे पांव लौट पड़ा। लाची सफेद खेस ओढ़े जगी हुई बाजू में लेटी थी। दोनों की बातचीत उसने पूरी सुनी। अब तो उसे कोई भ्रम शेष नहीं रहा। सूरज के उजाले से भी तेज ज्वाला उसकी आंखों के सामने भभकी और उस भभक के साथ ही उसने पुराने संस्कार, रीति रिवाज और समूची मर्यादाएं जलकर भस्म हो गई। शायद वो इसी ज्वाला के इंतजार में थी। दुनिया के सामने हाथ थामने वाले ने तो 7 फेरों के सिवाय कोई जोखिम ही नहीं ली, पर भोजा की जोखिमों का तो कोई अंत ही नहीं था। ऐसी अथाह चाहना की खातिर कैसे इनकार किया जा सकता है? ऐसा इस जोबन का दूसरा महात्म भी क्या है? फकत रोटी कपड़ों के बदले गुलामों की तरह खटना, शरीर नुचवाना, क्या यही जिंदगी का मोल है? फिर एक मर्द की मिल्कियत की बंदिश क्यों? अब तो कुनबा परिस्थिति की केंचुली छोड़ने पर ही उसकी मुक्ति होगी। दूसरे दिन ढोर डांगरों का झुंड लेकर लाची चारागाह जाने लगी तो गुजर ने कहा, आज तो सवेरे से ही बला की उमस है, जरूर बरसात होगी, वापस जल्दी लौटना। लाची ने हाँ या ना में कोई जवाब नहीं दिया। ना चारागाह जाते वक्त भोजा से सामना हुआ और ना लौटते वक्त। कनवारिये का विश्वास टूट चुका था। दुनिया की तमाम औरतों की गरज तो अकेली लाची से पूरी नहीं हो सकती ना। अपनी अपनी ठौर और अपनी अपनी सेज पर सभी औरतें अच्छी लगती हैं। गांव के मालिक के मन में अभी तक वही पीड़ा साल रही थी। बार बार वो ही रट, रे भोजा कुछ बात बनी रे। आखिर आजिज होकर भोजा ने कह दिया, अन्नदाता ये तो राण ही शैतान की औलाद है, नाक कान काटे बगैर इसकी अक्ल ठिकाने नहीं आएगी। ठाकुर एक गहरी आह भरकर बोला, मैंने तो तुझे पहले ही कहा था पर तू माना नहीं। भोजा बोला, 7 दफा कान पकड़ता हूं अन्नदाता, अब बहुत बड़ी गलती हो गई। दिन ढलते ढलते ऐसी काली घटा उमड़ी कि देखते ही बनती थी। चमाचम बिजलियां चमकने लगी। होड़ मचाते आबनूसी बादल गरजने लगे, मानो हजारों हाथी एक साथ चिघाड़ रहे हों। अपने अपने ठिकाने पर ढोर डांगरों को बांधते हुए लाची के हृदय में आज ऐसी ही काली घटा घुमड़ रही थी। पति को इस बरसात का तो काफी पहले ही अंदाजा लग गया, लेकिन भोजा पर दिखती आंखों भी कुछ शक नहीं हुआ। ये कैसा विवेक? ब्याहता के शरीर को मनचाहा भोगने के बाद गुजर गहरी नींद में सोया था। लाची मेडी के दरवाजे तक आई तो बरसात की फुहार व बिजलियों की चमक ने गाजो बाजों के साथ उसके यौवन का अभिनंदन किया। छलकते सौंदर्य की बलैया ली। करैत की केंचुली हार की तरह उसके गले में झूल रही थी। अब और सोचने का वक्त ही कहां था। एक एक करके सब सारे कपड़े और तमाम गहने उतार कर वो मेड़ी की सीढ़ियां उतरने लगी। मूसलाधार पानी बरस रहा था। परस्पर प्रतिस्पर्धा से बिजलियां चढ़ बढ़कर चमक रही थी। गले में केंचुली और जांघों तक झूलती केश राशि, गोया उस पर कोई बदली झूम रही हो। चमकती बिजलियां लाची की सुंदरता निहार कर सार्थक हुई। बरसात की झड़ी उसके निर्वसन यौवन का परस पाकर निर्मल और पवित्र हो गई। पेट में आस, गले में करैत की केंचुली, इससे बढ़कर आश्वासन और क्या हो सकता है। बरसात की मेहर में भींगती लाची को किसी तरह का कोई डर न था। सीधे भोजा के घर पहुंची। कुंडी खटखटाने का इरादा किया ही था कि भीतर से किसी औरत की धीमी आवाज सुनाई दी, तुम तो लाची के दीवाने हो रहे थे, आज मेरी याद कैसे आई? भोजा ने गुस्से में कहा, भाड़ में जाए लाची और उसका गुमान, मेरे सामने उस चिनाल का नाम मत ले। लाची के होठों की पवित्र मुस्कुराहट बिजलियों की चमक में घुलकर ओझल हो गई। घरर घरर बरसात में भीगती वो आप ही आगे बढ़ने लगी। फिर ना तो वो किसी दरवाजे पर रुकी और ना किसी मर्द का सहारा मांगा।
पेट में अमर आस लिए वो अभी तक ब्रह्मांड में निर्वसना घूम रही है, ना कहीं मुकाम और ना कहीं विश्राम। शायद इन मौजूदा चांद सूरज के भस्म होने पर उसकी कोख कभी उघड़े तो उघड़े। ये कहानी इतनी ही। अभी आप सुन रहे थे भारती कुमारी की आवाज में विजय दान देथा की लिखी हुई कहानी केंचुली। आप सबको ये कहानी कैसी लगी? किस्सा कहानी चैनल पे किस्से कहानियां सुनना कैसा लगा? किस्सा कहानी चैनल पर आने वाले कंटेंट आपको कैसे लगते हैं? प्लीज़ हमें ज़रूर बताइए, और अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जल्दी ही मिलती हूँ अगली कहानी के साथ। तब तक आप सब जुड़े रहिए किस्सा कहानी से।